गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ओजस्वात आईएएस एकेडमी। सो संडे के सीरीज में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी। तो हम ये पूरा इशू देखेंगे, इसका बैकग्राउंड देखेंगे, क्या क्या बॉर्डर एरियाज हम कवर करते हैं इंडिया चाइना के बीच में वो देखेंगे, क्या इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो आप चाहें तो इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकेंगे, जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको अपडेट मिलते ही आप वो पीपीटी डाउनलोड कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या इशू है। तो करंटली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इंडिया चाइना की जो आर्मी है वो एक स्टैंड ऑफ पोजीशन में है, यानी वैसी एक सिमिलर सिचुएशन आ रही है जो डोकलाम के टाइम पे थी। उस समय भी ये पोजीशन करीब काफ़ी मंथ तक रही थी, फिर फाइनली दोनों साइड ने विड्रॉ कर लिया था। सो अभी की अगर बात करें तो इंडिया चाइना का जो स्टैंड ऑफ पोजीशन है वो 4 पॉइंट्स के ऊपर है, जो एलएसी रीजन के साइड में, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि एक बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं वो है पेंगोंग सो लेक, डेमचो गलवान वैली जो कि लद्दाख में है, और नाकुला जो सिक्किम के अंदर है। और ये जो टेंशन्स हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो इसलिए इंक्रीज़ हो गई हैं क्योंकि कुछ ऐसे प्रोवोकिंग स्टेटमेंट चाइना ने दिए हैं, जैसे कि उसने अपनी मिलिट्री को ऑर्डर दिया कि वो इस तरीके से स्केल अप करे कि जैसे वो कोई वार की प्रिपेयर कर रहे हों, और चाइना की सॉवरेनिटी बचाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। अब इन सब के अगेंस्ट में इंडिया को कोई ना कोई स्टैंड लेना था, तो इंडिया ने जो किया है वो ये कि अपना प्रेजेंस वो इंक्रीज कर रहा है जो बॉर्डर एरियाज हैं चाइना के साथ में, जैसे नॉर्थ सिक्किम में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख रीजन में। इस टेंशन्स के साथ साथ में टॉक्स की भी कोशिश की जा रही है। अभी तक एटलीस्ट 6 राउंड हो गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं आया है, सारे टॉक्स फेल हो गए। सो फिलहाल के लिए ये स्टैंड ऑफ की पोजीशन एज इट इज़ बनी हुई है। अब बॉर्डर डिस्प्यूट समझने से पहले देखते हैं कि क्या बॉर्डर एरियाज हैं और क्या क्या इसको किस तरीके से डिवाइड कर रखा है। तो इंडिया चाइना के बॉर्डर्स को देखें तो बेसिकली उसको 3 सेक्टर्स में ब्लॉक किया जा सकता है, जैसे वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। अगर वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो ये एक्साई चीन सेक्टर है बेसिकली, और ये ऐसा रीजन है जिसको चाइना ने क्लेम किया पोस्ट 1962 वॉर के बाद में, क्योंकि चाइना का ये मानना है कि वो ऑटोनोमस पार्ट है जिंगजियांग रीजन का, जो कि चाइना के अंदर है। लेकिन ओरिजिनली अगर देखें तो ये पार्ट जम्मू एंड कश्मीर, जो कि इंडिया का स्टेट था, अर्स्टवाइल स्टेट जो अब यूटी बन चुका है, उसका पार्ट रहा है। देन सेंट्रल सेक्टर की बात करें तो ये रीजन इतना ज़्यादा डिस्प्यूटेड नहीं रहा है, जैसे आप हिमाचल और उत्तराखंड की साइड देख सकते हैं। लेकिन डोकलाम स्टैंड ऑफ की वजह से, नाथुला पास ट्रेडिंग इश्यूज की वजह से यहाँ पे भी प्रॉब्लम बढ़ गई है, यहाँ पे भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन है। देन ईस्टर्न सेक्टर की अगर बात करें तो ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। तो इस रीजन के अंदर इंडिया चाइना के जो बॉर्डर्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने का काम करती है मैकमोहन लाइन। लेकिन 1962 वॉर के बाद में, क्योंकि उस वॉर के टाइम पे जो आर्मी थी चाइना की वो काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर कर लिया था उन्होंने इस रीजन के अंदर, और उसके बाद में यूनिलैटरली ही सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। तो लगातार चाइना ये क्लेम करता है कि ये एरिया उसका है। और रिसेंट की बात करें तो अब चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट मानता है। अब वो सिनेरियो देखते हैं जब बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आफ्टर इंडिया चाइना वॉर ऑफ 1962। तो इस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट का एक रीजन माना जाता है अक्साई चीन को, जिसको चाइना सक्सीड कर लिया था 1962 की वॉर के बाद में। बट 1967 के अंदर भी 2 मेजर ओकेजन हुए हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं इंडिया चाइना के बीच में, एट चूला एंड नाथुला पास के। और यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि ये दोनों ही चीज़ें इंडिया के फेवर में थी। इंडिया इसको स्टॉप भी कर पाया था और चाइनीज जो आर्मी थी उनको सेंड बैक भी किया था वहाँ से। तो काफ़ी सारे बॉर्डर डिस्प्यूट होने के बाद में ऐसे एग्रीमेंट्स और इनिशिएटिव भी लाए गए, जिससे कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाए। तो उसमें एक प्री इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो शिमला एग्रीमेंट 1914 है, और यही वो शिमला एग्रीमेंट है जिसने मैकमोहन लाइन को इस्टेब्लिश किया और ये एक्सेप्ट किया तिब्बत
और ब्रिटिश इंडिया, यानी उस टाइम पे जो इंडिया के अंदर रूल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, तो इंडिया साइड से ब्रिटिश इंडिया अथॉरिटीज थी। लेकिन तब से लेके अब तक चाइनीज अथॉरिटी इस चीज़ के अगेंस्ट हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि तिब्बत एक सॉवरन अथॉरिटी था ही नहीं, तो उसके पास में ये पावर कहाँ से आया कि वो ऐसे ट्रीटीज को कंक्लूड कर सके। उसके बाद एक पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ 1954 के टाइम पे। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये एग्रीमेंट जब साइन हुआ उस टाइम पे इंडिया के पीएम कौन थे। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ वो इंडो नहीं कहेंगे, सीनो चाइना वॉर 1962 के पहले साइन हुआ था। हालांकि ये जो एग्रीमेंट था इसमें ये साफ तौर से कहा गया था कि एक दूसरे की जो टेरिटरी बाउंड्रीज हैं उनको रेस्पेक्ट करना है, तो इंडिया के साइड से वो चीज़ फॉलो हुई। लेकिन 1962 के अंदर ही चाइना की तरफ से ये वॉर हो गया, तो ये एग्रीमेंट ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं कहा जाता। देन 1989 के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पॉलिसी आई, और इसका एम था कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको म्यूचुअली और पीसफुली सेटल किए जाएं। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अगर बात करें तो इंडिया कंसिडर करता है कि जो अक्साई चीन है वो इंडिया का पार्ट है, जबकि चाइना मानता है कि वो चाइना का पार्ट है। इसी वजह से दोनों कंट्रीज डिफरेंट लाइन ऑफ कंट्रोल फॉलो करती हैं। बट 1993 के अंदर उस टाइम के जो पीएम थी नरसिम्हा राव, उन्होंने ये पीस मेंटेन करने के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए अलोंग एलएसी, उन्होंने ये जो पार्ट था अक्साई चीन का उसको सेपरेट कर दिया जम्मू एंड कश्मीर। देन 2003 के अंदर प्रिंसिपल्स फॉर रिलेशंस एंड कॉम्प्रिहेंसिव कॉपरेशन साइन हुआ। ये बेसिकली एक 3 स्टेप प्रोसेस था जिसके अंदर दोनों साइड्स ने प्रिपेयर किए अपने अपने मैप और एक्सचेंज किए एक दूसरे के अप्रूवल के बाद में, और चाइना ने एक्सेप्ट किया कि इंडिया की अथॉरिटी है सिक्किम के ऊपर। देन एक और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर साइन हुआ इन 2005, जिसमें दोनों ही कंट्रीज एग्री हुई कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे जो भी पीस प्रोसेसिंग स्टेप्स होंगे या मोडालिटीज होंगी इस एलएसी रीजन के साइड में। अगर कोऑर्डिनेशन की बात करें बॉर्डर साइड में, तो 2012 के अंदर दोनों कंट्रीज ने यूज किए कॉमन टर्म्स फॉर वर्किंग मेथड रिगार्डिंग इंडिया चाइना बॉर्डर, ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो। साथ में 2018 के अंदर एक इनफॉर्मल समिट भी हुई थी बिटवीन पीएम ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, जो वुहान सिटी के अंदर हुई थी, जो चाइना के अंदर है, और यही वो चाइनीज सिटी है जहां से पूरा कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है, यानी जिसको एपिसेंटर माना जाता है। और इस इनफॉर्मल जो समिट हुई थी इसमें भी दोनों लीडर्स ने यही डिसाइड किया था कि वो ऐसे स्टेप लेंगे जिससे ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो और कॉन्फिडेंस आए और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो। तो फर्स्ट इनफॉर्मल समिट हुई वुहान के अंदर, देन सेकेंड इनफॉर्मल समिट हुई इंडिया के अंदर ममलापुरम में, जो कि है तमिलनाडु में। और इस समिट के अंदर भी यही फोकस था कि जो बायलेटरल टाइज हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना उसको ब्रॉडन किया जाए, उसको स्ट्रेंथन किया जाए। और दोनों साइड ने ये माना कि फाइनल पीस और ट्रैंक्विलिटी के लिए ज़रूरी है कि जो बॉर्डर इश्यूज हो रहे हैं इंडिया चाइना के बीच में उसका फाइनल रेजोल्यूशन निकाला जाए। अब रिसेंट इश्यूज देखते हैं। तो इंडिया और चाइनीज आर्मी के बीच में एक क्लैश हुई अलोंग नॉर्दर्न बैंक, जो पेंगोंग सो लेक है वहां पे, और इवन स्टोन पैडलिंग भी हुई। ऐसा ही सिमिलर इंसिडेंट्स 2017 के अंदर भी देखा गया था पेंगोंग सो लेक के पास में ही। उसके बाद ये पहला ऐसा केस है जब दोनों आर्मी इस तरीके से एक दूसरे के क्लैश में आई हैं। इसी तरीके से नाकुला पास के साइड भी इंडियन और चाइनीज मिलिट्री के जो पर्सनल्स हैं वो एक फेस ऑफ के अंदर है, एक स्टैंड ऑफ पोजिशन में है। इवन जैसा हमने बात की डोकलाम में ऑलरेडी ऐसा फेस ऑफ हो चुका है जो 73 डेज तक चला था, और उस टाइम पे भी ऐसे काफ़ी ज़्यादा टेंस माहौल हो गया था। डोकलाम स्टैंड ऑफ जो था जो 2017 के अंदर हुआ, उसके पीछे रीज़न ये था कि जो चाइनीज़ आर्मी थी वो हैवी रोड बिल्डिंग इक्विपमेंट्स उनको इकट्ठा करने लगी थी डोकलाम रीजन के अंदर, और क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरिया माना जाता है तो यहाँ पे वो रोड कंस्ट्रक्शन का सोच रही थी। इनफैक्ट उसने शुरू कर दिया था वहाँ से रोड कंस्ट्रक्ट करना।
अब ये रीजन ट्राई जंक्शन है, यानी कि इंडिया, चाइना, भूटान के बीच में है, तो ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है। भूटान चाइना की इस एक्टिविटी से काफ़ी ज़्यादा नाखुश था, तो उससे वजह से इंडिया ने इसमें इंटरवीन किया और उसी के रिजल्ट में ये हुआ कि जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ वाली पोजीशन आ गई दोनों कंट्रीज के बीच में। तो डोकलाम स्टैंड ऑफ में कहीं ना कहीं भूटान भी इन्वॉल्व था, बट अभी प्योरली इंडिया और चाइना के बीच में ये प्रॉब्लम चल रहा है। अब देखते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है। तो ये एक डिमार्केशन लाइन है, यानी ये सेपरेट करती है इंडियन कंट्रोल टेरिटरी को फ्रॉम चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी, और ये बनाई गई थी 1962 के वॉर के बाद में। तो दो कॉमन वेज हैं जिसमें ये टर्म लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यूज की जाती है। अगर नैरो सेंस की बात करें तो ये सिर्फ एक लाइन ऑफ कंट्रोल है वेस्टर्न सेक्टर के अंदर, जो कि बॉर्डर लैंड है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इस सेंस में एलएसी एक इफेक्टिव बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और इसको अगर मैकमोहन लाइन जो कि ईस्ट के साइड में है उसके साथ में देखा जाए तो ये एक बॉर्डर डिफाइन करती है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। लेकिन अगर इसको वाइडर सेंस में देखा जाए तो एलएसी टर्म वेस्टर्न लाइन ऑफ कंट्रोल और मैकमोहन लाइन दोनों के लिए यूज में ली जा सकती है, और उस सेंस में ये एक इफेक्टिव बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जिसको विदाउट डिस्प्यूटेड रीजन देखा जा सकता है। अब बात करते हैं पेंगोंग सो लेक की। तो ये एक एंडोर्हिक लेक है, यानी ये पूरी लैंडलॉक्ड है और ये हिमालयाज के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाइट पे सिचुएटेड है, और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। अगर इसका एक्सटेंशन देखें तो ये ऑलमोस्ट 134 किलोमीटर तक है, और इसका 1/3 पार्ट इंडिया के पास है और बाकी 2/3 पार्ट चाइना के पास है, यानी कि जो मेजर पार्ट है वो चाइना के पास में है, 1/3 ही इंडिया के साइड में है। और ये लेक काफ़ी ज़्यादा फेमस लेक्स के अंदर है जो लेह और लद्दाख रीजन के अंदर है, और इसका जो नाम है वो तिब्बतन वर्ड पेंगोंग सो से आता है, जिसका मतलब है हाई ग्रासलैंड लेक। अब ऐसा क्या मैटर है जो पेंगोंग सो के अंदर हुआ है, यानी क्या डिस्प्यूट है? तो डिस्प्यूट बेसिकली यही है कि दोनों कंट्रीज अभी तक ये एग्री नहीं कर पाई हैं कि कौन सी कंट्री का क्लेम कहाँ तक है। और ज़्यादातर क्लैशेस की अगर बात करें तो दोनों आर्मीज की जो क्लैशेस हैं वो इस डिस्प्यूटेड पोर्शन जो है लेक का वहाँ पे होती हैं, जिसका 45 किलोमीटर पोर्शन जो वेस्टर्न पोर्शन है वो इंडियन कंट्रोल के अंदर आता है। ये लेक बेसिकली काराकोरम पास से शुरू होती है इन द नॉर्थ टू चुन्नार इन द साउथ, जो कि ऑलमोस्ट बॉर्डर करता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब ये जो लेक है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है डिस्प्यूटेड रीजन के अंदर, यानी जो ईस्टर्न लद्दाख है वो एक डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, वहाँ के आसपास ये लेक सिचुएटेड है। तो देखते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है इस लेक की। तो बेसिकली इस लेक की काफ़ी ज़्यादा टैक्टिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये लाई करती है बिटवीन द पाथ ऑफ चुशुल वैली और जो विलेज है ले डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लद्दाख में वहाँ पे, और एक चुशुल अप्रोच है जो कि नाम दिया गया है इस चुशुल वैली की वजह से ही। और ये 5 ऑफिशियली एग्रीड बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स में से एक है, जो कि इंडियन आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो कि चाइना की है उनके बीच में रेगुलर टॉक्स और कंसल्टेशन के लिए बनाया गया है, ताकि दोनों में रिलेशन इंप्रूव हो। और क्योंकि चुशुल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो चाइना इसको यूज़ कर सकता है अगर वो कोई भी ऑफेंसिव स्टेप लेता है, या ऐसे कोई वॉर होती है इंडिया चाइना के बीच में, तो उस टेरिटरी को वो यूज़ कर सकता है। और इसका प्रूफ भी यही है कि 1962 वॉर के अंदर चाइना ने इसी चुशुल को यूज़ किया था, जहां से उसने इंडियन टेरिटरी के अंदर मेजर ऑफेंसिव लॉन्च किया। तो बेसिकली चुशुल वैली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या इस रीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी है? अगर चाइनीज साइड की बात करें तो काफ़ी सारे ईयर्स के अंदर उन्होंने वहाँ पे मोटरेबल रोड बना दी हैं। इनफैक्ट जब कारगिल वॉर हुआ था, जब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था, उस टाइम पे भी चाइना ने इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया और उसने 5 किलोमीटर तक रोड बनाई इनसाइड इंडियन टेरिटरी, जो कि इसी लेक के बैंक के आसपास है। और इस रोड को इसीलिए 1999 रोड भी कहा जाता है, क्योंकि कारगिल वॉर 1999 के अंदर हुई थी। तो इस वजह से चाइना की कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है इस रीजन के अंदर।
तो इसी वजह से अब इंडिया भी ये कोशिश कर रहा है कि वो एक मोटरेबल रोडवे वहाँ पे डेवलप करे इस लेक के पास में, बट हर बार चाइना उसको ऑब्जेक्टिफाई करता है। जब भी इंडिया ये सब करने की कोशिश करता है तो उसमें चाइना को प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से चाइना हमेशा इस टेंशन को एक्सकेलेट करता रहता है, बढ़ाता रहता है बॉर्डर के साथ में। अब लास्ट में देख सकते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होगा। तो फिलहाल के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि आगे इसका क्या होने वाला है, अभी क्या सिचुएशन है, क्योंकि मीडिया जिस तरीके से इंटरनेशनल नेशनल मीडिया इसको कवर कर रही है तो उससे अभी पिक्चर क्लियर नहीं है कि स्टैंड ऑफ कितने दिन तक रहने वाला है, क्या सक्सेसफुली इसको विड्रॉ किया जाएगा जैसे डोकलाम में हुआ, या फिर प्रॉब्लम और ज़्यादा एक्सटेंड होंगी। अगर चाइनीज़ मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो क्योंकि कोविड-19 की वजह से वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इकोनॉमिक डैमेज काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है, तो ये एक डिसकंटेनमेंट ला सकता है वहाँ की कॉमन पीपल के अंदर। और अगर ये सिचुएशन काफ़ी लंबे समय तक प्रिवेल कर गई तो हो सकता है कि लोग मिलके एक क्रांति रिवोल्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के साइड में। यानी बेसिकली वहाँ के जो कॉमन पीपल हैं वो जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में बोल सकते हैं। तो चाइना कहीं ना कहीं ये चाहता है कि वो जो कॉमन पीपल है उनका ध्यान अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी से हटा के इस इशू पे ले आया जाए। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम से चाइना अब साउथ चाइना सी के अंदर भी ये सब कर रहा है और बॉर्डर इश्यूज भी उसके काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं इंडिया के साथ में। तो ये शायद कहीं ना कहीं वो अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है अपने ही लोगों की। जबकि वुहान और महाबलीपुरम या ममलापुरम यहाँ पे जो समिट हुई थी वहाँ पे क्लियरली दोनों साइड ने ये माना था कि वो एफर्ट करेंगे पीस और ट्रंक्विलिटी लाने की इन बॉर्डर एरियाज के अंदर। और काफ़ी सालों से दोनों कंट्रीज ट्राई भी कर रही हैं कि कैसे करके ये पीसफुली रिजॉल्व हो जाए ये जो बॉर्डर का इशू चल रहा है। तो अभी ये सब होप की जा रही है कि जल्दी ही ये वाला इशू जो स्टैंड ऑफ का है वो विड्रॉ हो जाए और ये जो प्रॉब्लम है बॉर्डर इश्यूज की वो पीसफुली रिजॉल्व हो जाए। और ये चीज़ दोनों ही कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। और अगर ग्लोबल पीस आना है तो उसके लिए भी ये बॉर्डर इशू रिजॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया चाइना दोनों ही जाइंट नेशंस हैं एशिया के अंदर। तो अगर दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन खराब होते हैं या वॉर जैसी सिचुएशन आती है तो वो बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट डालने वाली है पूरा ग्लोबल लेवल पे। तो यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे।